नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका अब उसे दोनों ही टैबलेट को अब फेक और रियल टैबलेट को कंपेयर करती है, उन्हें टेस्ट करती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें सारे के सारे कंपोनेंट सेम थे, सिर्फ एक कंपोनेंट्स को छोड़कर। और इधर यहाँ रोहित अब अपने कमरे में आ जाता है तो नताशा वहाँ पर जाकर अनिका के द्वारा मंगाए गए अनिका के खाने को खा लेती है। जब अनिका वहाँ पर आती है तो वो आयशा को देख कर यानी कि नताशा को देखकर कहती है, कौन कौन है ये रोहित। अब रोहित कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। और अब वो नताशा क्योंकि खाना खा के वहाँ से जा चुकी थी इसलिए वो सर्वेंट को कहता है कि यहाँ पर 2 प्लेट खाना और भेज दो। अब सर्वेंट कहता है, सर अभी तो मैं देकर आया था। तब अब यहाँ पर रोहित गुस्से में उसे कहता है, तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करो। रोहित की इस बात पर वो सर्वेंट कहता है, ओके सर। और इसके बाद रोहित अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर मल्होत्रा हाउस में अपने रूम में बालकनी में खड़ी हुई स्वाति। मल्होत्रा के दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था क्योंकि नानी माँ ने जो बातें अनिका और स्वाति को बताई थी वो सारी की सारी बातें अभी उसके दिमाग में घूम रही थी। और अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा यही सोच रही थी कि शायद यहाँ पर बड़ी रानी को अपनी माँ की या कवि अवंतिका के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि अगर बड़ी रानी को ये सब पता होता तो फिर तो वो अपनी माँ की मौत का बदला मल्होत्रा फार्मेसी से जरूर लेती। इसलिए वो उन्हें शायद पता ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कवि नालिशा ने मल्होत्रा फार्मेसी को इतना सपोर्ट किया था तो वो ऐसा उसे बिल्कुल भी नहीं करने देती। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग इसके बारे में जरूर जानते हैं। अरे उन्हें इसके बारे में कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन जरूर होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी आंखों से ये सब छिप सकता हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें पता होगा कि कवि अवंतिका और उन लोगों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई थी। अरे इतना तो तय है कि बिना पापा की मदद के वो लोग कवि अवंतिका तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर कवि अवंतिका के बारे में जानना है तो मुझे भी यहाँ देवयांशी से तो मिलना ही होगा और इसके लिए मुझे फिर से फ्रांस जाना होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ मुझे पहले एनी को यहाँ पर अपनी जगह पर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ से गई तो यहाँ पर पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि अभी स्वाति और करण की शादी जो होने वाली थी। लेकिन अब स्वाति का यहाँ से जाना जरूरी हो गया था, इसलिए अब एनी को वो यहाँ पर स्वाति बना कर रखती। और अब वो सोचती है अगर अब हमें आगे की जंग की तैयारी करनी है तो पीछे जो कुछ भी हुआ है उसे तो जानना ही होगा। जब तक हम पीछे के पीछे सारे फैक्ट्स को इकट्ठा नहीं कर लेते तब तक अब इस जंग को जीतना मुश्किल है। और पीछे ऐसी क्या गलती हम लोगों से हुई है। और सबसे बड़ी बात कि किंग उस केमिकल्स को वहाँ से अपने पैलेस में क्यों नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अब तो मुझे लगने लगा है कि किंग इस केमिकल के बारे में भी जरूर जानते हैं। लेकिन अगर वो जानते हैं तो अब तक वो उस केमिकल को वहाँ से लेकर क्यों नहीं गए, उन्होंने फिर भी उसे वहाँ पर क्यों छोड़ रखा है वहाँ पर वो क्योंकि किंग के पैलेस में तो वो केमिकल और भी सेफ रहता। यहाँ कुछ देर तक ये सब अपने दिमाग में सोचने के बाद, क्योंकि स्वाति के दिमाग में यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही थी, तभी अब वो अपना फ़ोन निकाल कर अब एक मैसेज टाइप करते हुए अब एनी को इसे सेंड कर देती है। एनी को वो यहाँ पर अब बुलाने के लिए कहती है और इसके बाद अब वो अपने कबर्ड से अपना एक जंपसूट निकाल कर बेड पर रख देती है। ने जैसे ही यहाँ पर अब अपना जंपसूट निकाला तभी स्वाति को फिर से किसी को मैसेज करना याद आता है, इसलिए स्वाति फिर से अब पहले अपने फ़ोन को उठाती और फिर से किसी को मैसेज लिख कर सेंड कर देती है। और अब उसके बाद वो अपने कबर्ड से उसके बाद वो अपने निकाले हुए उस जंपसूट को लेकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। इधर कुछ ही देर के बाद यहाँ स्वाति भी चेंज करके वापस आ जाती है तो वहीं अब वो अपने दूरबीन से अब ऊपर आसमान की तरफ देखने लगती है, क्योंकि स्वाति को अब बस हर हाल में यहाँ से जाना था, पेरिस के लिए उसे निकलना था। तो इधर क्योंकि
स्वाति ने यहाँ पर अपने चोपर को मंगा लिया था, तो इधर कुछ ही देर में अब एक चोपर आसमान में उड़ रहा था। उस चोपर को देखकर तो अब स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं अब वो चोपर मल्होत्रा हाउस के गार्डन में आकर रुक जाता है। ये देखकर अब स्वाति मल्होत्रा अपनी बालकनी से जल्दी से ही जंप करते हुए वो अब उस चोपर के अंदर जाकर बैठ जाती है। और क्योंकि स्वाति नहीं चाहती थी कि इस तरह उसे जाता हुआ कोई भी देखे, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। और अब वो अपने बगल में बैठे हुए शख्स से कहती है, जल्दी जल्दी से पेरिस के लिए चलो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। स्वाति की ये बात सुनते ही वो शख्स भी अब थम्स का इशारा करता है और इसके बाद कुछ ही देर में यहाँ पर वो ये चोपर अब आसमान में होता है। इधर मारवा हाउस में अब तक अनिका भी यहाँ पर शावर लेकर वापस से अपने कमरे में आ जाती है। अनिका जब अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर टेबल पर खाना आ चुका था। ये देखकर अब अनिका रोहित से कहती है, बस 5 मिनट मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, टेक योर टाइम अनिका, आई एम वेटिंग फॉर यू। या अनिका भी अब जल्दी से अपने बालों को सुखाने लगती है और कुछ देर के बाद जब वो अपने बालों को कोम करती है तो अब वो अपने बालों को बांध कर अब फिर से रोहित से कहती है, चलिए मिस्टर मारवा आप खाना खा लेते हैं। अनिका की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर रोहित भी अपना हाँ में सिर हिलाता है और वो दोनों ही अब वहाँ सोफे पर बैठ जाते हैं, जहाँ रोहित अपनी और अनिका दोनों की ही प्लेट्स में खाना डाल रहा था और इसके बाद वो दोनों अपना मील एंजॉय करने लगते हैं। तो यहाँ पर अनिका अब खाना खाते हुए ही अब रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा मासी जी यहाँ पर कैसे आई वो यहाँ पर। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका मुझे लगता है कि अब्दुल को कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि अब्दुल ही उन्हें यहाँ पर लेकर आया है। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, इस तरह की गलतफहमी तो एक टाइम पर हमें भी तो हुई थी ना मिस्टर मारवा, याद है आपको जब हम वहाँ पर उन लोगों का पीछा करते करते पहुँच गए थे, तब यहाँ पर मासी ने आके जिस तरह से अक्षय वर्मा को बचाया था, तो हमें भी तो यही लगा था ना कि आयशा माँ ने ही उन्हें बचाया है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, मैं उसे शौक कहूँगा अनिका, क्योंकि वो गलती नहीं बल्कि हमारे लिए तो वो एक शौक था। सच में मैं बता नहीं सकता मुझे कितना बड़ा झटका लगा था जब मैंने वहाँ पर माँ को अक्षय वर्मा को बचाते हुए देखा था। रोहित की इस बात पर अब अनिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और जैसे उन दोनों ने अब अपना मील फिनिश किया तो अब अनिका रोहित से कहती है, आपने कुछ सोचा है मिस्टर मारवा कि फ्रांस की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि देखिए वहाँ की सिचुएशन सच में बहुत ही ख़राब हो गई है और अब बस जल्द से जल्द वहाँ के लोगों को शांत करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, नहीं तो ये पूरे पेरिस के लिए, इवन राजमहल और कवि नालिशा के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। और वैसे भी मिस्टर मारवा अब वहाँ की जनता किंग से कवि नालिशा को रानी की पदवी से हटाने की गुहार लगाएगी, क्योंकि जो कुछ भी अब पेरिस में हुआ है उसे देखकर तो वैसा ही लग रहा है कि अब कवि नालिशा की गद्दी खतरे में है। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, मुझे पता है अनिका, और मेरे किंग के नंबर पर लोगों की अब बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई थी, इसलिए तो मैंने अब्दुल को वहाँ पर भेजा था ताकि वो वहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन को देख सके और साथ के साथ वहाँ से उन फेक मेडिसिन्स का सैंपल भी ला सके। यहाँ पर अनिका और रोहित दोनों ही अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी अब अनिका को बाथरूम से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। इस आहट को सुनकर वहीं अनिका की नज़र जब उस तरफ जाती है तभी बाथरूम से भी यहाँ पर दरवाज़ा नोक हुआ, तो यहाँ अनिका अंदर आने के लिए कहती है। इधर जैसे ही अनिका ने कहा तो बाथरूम से जैसे ही रूम में भी यहाँ पर एनी आती है तो उसे देखकर अनिका और रोहित दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर एनी इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है। एनी को वहाँ पर देखकर अब अनिका हैरानी से कहती है, एनी तुम यहाँ, लेकिन तुम माँ की तरह क्यों तैयार हुई हो। इस बात पर अब एनी कहती है, मैडम वो क्या है ना कि मुझे बॉस का मैसेज आया था कि कुछ वक्त के लिए मुझे स्वाति मल्होत्रा बनकर मल्होत्रा हाउस में जाना है, इसलिए मैं बस आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं मल्होत्रा हाउस में बॉस बनकर जा रही हूँ। या एनी ने ये कहा ही था कि तभी पीछे से अब जॉन भी आ जाता है। अब जॉन को देखकर अब अनिका कहती है, क्या माँ के साथ पापा भी गए हैं।
अब इस बात पर अबैनी कहती है, मुझे बॉस का मैसेज आया था कि मैं और जॉन उनके और करण सर की जगह लेंगे, तो शायद वो भी गए होंगे। वी आर नॉट श्योर। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, माँ और पापा कहाँ गए होंगे अनिका, क्योंकि इस तरह से अगर उन्हें कहीं जाना था तो वो एक बार हमें बता भी तो सकते थे। अब भला हम उन्हें रोकने वाले थोड़े ही ना थे। अरे हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि आखिर वो दोनों कहाँ गए हैं, और वो भी ऐसे समय में जब उन दोनों की शादी तय हो चुकी है। ये सुनते ही अबैनी कहती है, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, मैं और जॉन बस आप दोनों को इन्फॉर्म करने के लिए ही यहाँ पर आए थे कि कहीं आप दोनों हमें ढूंढे नहीं। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है नहीं, तुम दोनों जाओ और हाँ वो काम करो जो माँ ने तुम दोनों को कहा है। रोहित की ये बात सुनते ही जॉन और रैनी अब कहते हैं, ओके सर। और यहाँ पर जॉन और रैनी दोनों ही बाथरूम के रास्ते से सीक्रेट लैब से होते हुए मार्केट के रास्ते में चले जाते हैं, जहां एनी स्वाति मल्होत्रा बनकर मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाती है, तो वहीं जॉन करण गुलेरिया बनकर गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर इधर अपने कमरे में इन दोनों के जाने के बाद अब रोहित अनिका से कहता है, माँ और पापा कहाँ गए होंगे अनिका, क्या तुम्हें कोई आइडिया है। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, पता नहीं मिस्टर मारवा, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, इवन मैं नहीं जानती। अनिका की ये बात यहाँ पर ये सुनते ही अब अनिका अपने बेड पर बैठ जाती है, तो वहीं अब उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि कहीं माँ कविन अनंता के बारे में तो कहीं माँ कविन अनंता के बारे में तो पता करने के लिए नहीं चली गई है ना। हो सकता है यहाँ अनिका यहाँ अपनी ही सोच में थी कि तभी अब उसे अपने कंधे पर अब रोहित के हाथ का एहसास होता है। अचानक रोहित की इस सफर से अनिका अपने सेंस में आती और इधर रोहित अब अनिका को अब मैसेज दे रहा था, कुछ मसाज दे रहा था। इधर कुछ ही देर में अनिका क्योंकि रोहित अनिका को मसाज दे रहा था, क्योंकि अनिका थकी हुई थी, इसलिए उसकी मसाज की वजह से अनिका जल्दी ही गहरी नींद में चली जाती है। तो वहीं रोहित भी अब उसे अच्छी तरह से सुलाकर अब उसके ऊपर कंबल डाल देता है और साथ ही अब एसी के टेम्परेचर को भी एडजस्ट करने लगता है। एसी के टेम्परेचर को एडजस्ट करने के बाद रोहित भी अब अनिका की साइड में जाकर वहां पर लेट जाता है और रोहित भी अब अनिका को हक करते हुए वहीं पर सो जाता है। दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में भी किंग अब यहाँ पर एक खिड़की के पास खड़े हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किंग अपनी किसी गहरी सोच में ही थे। किंग को अब जब वो अपनी सोच में थे तभी उन्हें अपने स्टैचू की आवाज आती है कि किंग, और इधर किंग उसे आपकी जरूरत है। स्टैचू की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, तुमने उसे चेक किया। इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है, यस किंग, मैंने उसे अच्छी तरह से चेक कर लिया है। और ये कहते हुए ही किंग अब यहाँ पर स्टैचू के साथ अब अपने लैब में आ जाते हैं और वहाँ आने के बाद अब वो एक बटन को प्रेस कर देते हैं। जैसे ही किंग ने यहाँ पर अब इस बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर अब एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है और उस दरवाजे के खुलते ही किंग और स्टैचू दोनों ही अब उस रूम के अंदर आ जाते हैं। जैसे ये दोनों इस रूम में पहुंचे तो वो देखते हैं कि एक क्यूबोइडियल शेप का एक ग्लास के बने हुए केज में एक कबूतर था। यहाँ किंग अब उसके पास जाकर पहले तो उसे ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद अब वो अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर उसे अच्छी तरह से देखने लगते हैं। कुछ देर के बाद अब वो साइड में रखे हुए एक इंजेक्शन को उठाकर अब उस कबूतर को इंजेक्ट कर देते हैं। तो वहीं वो कबूतर अब एक लंबी सांस लेने लगता है। जैसे ही अब वो यहाँ पर सांस लेता है और अब उसके बाद वो अब अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि यहाँ पर कबूतर की हालत अब ऐसी थी कि जैसे वो अभी मरने वाला हो। लेकिन इस इंजेक्शन से ही अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और यहाँ पर अब किंग कहते हैं, जब तक उन सभी को वैसे मौत नहीं मिल जाती जैसे कि तुम्हारी रानी अवंतिका ने उनके लिए तय किया था, तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए कितना ही समय क्यों ना लगे। क्योंकि जिस तरह से तुमने अवंतिका की मौत को देखा था, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों का भी यही हाल हो और तब तक तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। मुझे पता है कि अपनी आंखों के सामने अपनी रानी की मौत देखना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें अपनी वो रानी कितनी प्रिय थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, कविन अवंतिका ने पहले ही उन सभी की मौत डिसाइड की थी और मैं तुम्हें अब यकीन दिलाता हूँ कि उन सभी की मौत वैसे ही होगी और वो नज़ारा देखने के लिए तुम
तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना ही होगा। जब तक तुम वो नज़ारा नहीं देख लेते तब तक तुम इस दुनिया को अलविदा नहीं कर सकते। अब तुम बताओ मुझे, उस वक्त तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू थे ना, जब उस सर जी ने इंद्रजीत पीरामल को मारा था। अब किंग की इस बात को सुनकर अब वो कबूतर हाँ में अपनी पलकों को झपका देता है। इधर ये देखकर अब किंग के चेहरे पर अब एक स्माइल आ गई थी और वो अब उस कबूतर को हल्का सा सहलाते हैं और फिर वो स्टैचू से कहते हैं, इसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बात पर अब स्टैचू कहती है, किंग आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। लेकिन किंग अब अगला नंबर किसका है? अब स्टैचू की इस बात पर अब किंग कहते हैं कि अगला नंबर यशवंत मल्होत्रा का है। अब यशवंत मल्होत्रा की मौत होगी और वो भी उसी की बेटी की शादी के दिन, क्योंकि उसका नंबर, उसकी मौत सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है और वो स्वाति के हाथों ही, क्योंकि अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। यही अवंतिका की इच्छा थी। इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है, अगर हम लेट हो गए तो किंग, क्योंकि उन्हें तड़पाना भी तो है ना। इस बात पर अब किंग कहते हैं, अगर ईश्वर ने उस यशवंत मल्होत्रा को थोड़ी जिंदगी और दी होगी ना तो फिर स्वाति और करण की शादी अभी नहीं होगी, क्योंकि ये तो तय है कि उसकी मौत इन दोनों की शादी पर ही होगी, क्योंकि उसकी शादी के दिन ही यशवंत मल्होत्रा की मौत कविन अवंतिका ने ही पहले से ही तय की थी कि जिस दिन इसके बच्चे की शादी होगी तो उसी दिन ही उसकी मौत होनी है और यही होगा। लेकिन उससे पहले मुझे उसे अपनी बेटी की तकलीफों का बदला लेना है। ये सुनते ही अब स्टैचू कहती है, किंग मैंने पता लगा लिया है नताशा के बारे में। अब ये सुनते ही अब किंग कहते हैं, अभी यहाँ पर नहीं, ऐसा करो अभी रूम में चलो। ये सुनते ही अब वो स्टैचू भी अब किंग के रूम की तरफ जाने लगती है, तो वही अब उनके पीछे पीछे अब किंग भी उस कबूतर को देखकर वहां से जाने लगते हैं। तो वहीं उस कबूतर की आंखों में अभी भी आंसू थे कि वो अपनी रानी को बचा नहीं पाया, क्योंकि भले ही किंग की मेहनत से या किंग के इन इंजेक्शनों की वजह से ये कबूतर आज तक जिंदा था, लेकिन इसकी आंखों में अपनी रानी को हमेशा से ही याद करते हुए आंसू आ जाते थे और साथ के साथ पश्चाताप भी कि वो एक छोटा सा पंछी होने के नाते अपनी रानी को बचा नहीं पाया और वो गिल्ट उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। अब वो यही सोच रहा था कि वो उस समय घायल होकर भी वो किंग तक पहुंच गया था। काश वो अपनी रानी को बचा पाता और उसने किंग को यहाँ पर आने के लिए सब कुछ बता दिया था। उसे आज भी याद था कि रानी को बचाने के लिए खुद महारानी ने भी अपने परिंदों को वहाँ पर भेजा था और वो उस वक्त खुद प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो रानी को बचाने के लिए उस समय वहाँ पर नहीं आ पाई थी। और जब तक किंग के फाइटर को ये सब पता चला तब तक तो कविन अवंतिका ने अपना दम ही तोड़ दिया था, क्योंकि तब तक उसके ऊपर बहुत ही भयंकर वार हो चुके थे। और यही सब सोचते हुए वो कबूतर अब सामने उस बड़ी सी तस्वीर को देखता है जो कि यहाँ पर कविन अवंतिका की ही थी, क्योंकि हमेशा से ही इसी तस्वीर को देखकर ही ये कबूतर यहाँ पर अपने दिनों को गिन रहा था। यहाँ किंग अब तक अपने रूम में आ जाते हैं कि तभी अब उन्हें अपने दरवाजे के नोक होने की आवाज़ आती है। यहाँ किंग अब अपने मास्क को फिर से पहन लेते हैं और अब वो स्टैचू से कहते हैं, जाओ जाकर देखो कौन है। अब किंग की इस बात पर स्टैचू कहती है, ओके किंग, और इसके बाद अब वो स्टैचू दरवाजे के पास जाकर उसे खोल देती है। तो सामने अपनी कविन आयशा को देखकर अब वो कहती हैं, आप यहाँ पर, क्योंकि आज खुद आयशा किंग से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। स्टैचू की ये बात सुनते ही आयशा, जो कि अभी दरवाजे से अंदर देखने की कोशिश कर रही थी कि अंदर कौन है, कि तभी स्टैचू ने उस दरवाजे को बंद करते हुए कहा, आपको सावित्री ने बताया नहीं है क्या कि आप यहाँ पर नहीं आ सकती है, आपको यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। आप इस पूरे पैलेस में जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती हैं, लेकिन यहाँ आप बिना परमिशन के नहीं आ सकती। स्टैचू की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, मुझे तो सावित्री ने यही कहा है कि मैं जहाँ चाहूँ घूम सकती हूँ, और वैसे भी मैंने पूरा पैलेस घूम लिया है, यहाँ तक कि टेरेस भी, बस यही फ्लोर नहीं घूमी थी।
मैंने तो सोचा था कि आज मैं ये भी घूम लूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम मुझे यहाँ पर रोक क्यों रही हो? इस बात पर वो स्टैचू कहती है, मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कुछ लोग आकांक्षा के नाम से पुकारते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी मुझे आकांक्षा कह सकती हैं। अब उसकी ये बात सुनते ही बायशा मारवा कहती है, वैसे बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो ये तुम्हारा रूम है क्या या किसी और का? इस बात पर अब वो स्टैचू ना में अपना सिर हिला देती है। इधर इससे पहले कि आयशा कुछ और भी कहती कि तभी उसकी वॉच में अब अलार्म बजने लगता है। इसे सुनकर अब वो कहती है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने का टाइम हो गया है। इस बात पर अब आयशा कहती है, तो फिर चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। इस बात पर अब आकांक्षा कहती है, ओके। और इसके बाद यहाँ पर आकांक्षा और आयशा मारवा दोनों ही किचन की तरफ जाने लगती हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ अब तक स्वाति मल्होत्रा का चॉपर पेरिस के पास एक जंगल में आ जाता है। यहाँ पर जंगल में बनी हुई एक गुफा के पास आकर अब ये चॉपर रुक जाता है। तो यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती हैं, चले करण। अब स्वाति की इस बात पर करण गुलेरिया भी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपने लिटिल एंजल की बात को नहीं सुना है, क्योंकि मैं उसकी फरमाइश को पूरा नहीं कर पाया। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अगर बात जरूरी नहीं होती ना करण तो मैं तुम्हें यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहती। मैं बता नहीं सकती यहाँ पर आना भी कितना जरूरी था। ये कहते हुए स्वाति अब वहां से जंप करते हुए ही नीचे उतर जाती है। जैसे ही स्वाति यहाँ पर इस चौपर से नीचे उतरी तो अब करण गुलेरिया भी स्वाति के साथ साथ ही नीचे उतर जाते हैं। और जैसे ये दोनों अब नीचे उतरे तो सामने राघव को देखकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया हैरान हो जाते हैं और अब वो कहते हैं, तुम यहाँ पर? करण की इस बात पर अब बूढ़े बाबा कहते हैं, सर मैं तो बस मैडम की ही ड्यूटी कर रहा हूँ। वैसे मैडम आपने फ्रांस की न्यूज़ सुनी है ना? राघव की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ वो जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमने न्यूज़ सुनी थी पेरिस के बारे में। वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, वहाँ की सिचुएशन बहुत ही खराब है। करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब बूढ़े बाबा कहते हैं, मैडम क्या करना है फिर इस बारे में? बूढ़े बाबा की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि पहले अंदर चलो, उसके बाद बात करते हैं। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपनी गुफा की तरफ जाने लगती है। तो वहीं उनके पीछे पीछे अब बूढ़े बाबा और करण गुलेरिया भी जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो अपने सारे ही सिस्टम को ऑन कर देती है। यहाँ स्वाति मल्होत्रा की स्क्रीन पर सिर्फ फ्रांस की ही न्यूज आ रही थी। ये सब देखकर तो अब स्वाति मल्होत्रा बहुत ही परेशान भी होती है और अब वो कहती है, मैं यहाँ पर आई तो किसी और ही मकसद से थी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो अब लग रहा है कि पहले मुझे इसी प्रॉब्लम के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ की हालत इतनी खराब है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जहाँ स्वाति मल्होत्रा के दिमाग में ये सब चल रहा था तो वहीं करण गुलेरिया भी अपने मन में सोच रहे थे कि अब जब यहाँ पर आ ही गया हूँ तो किंग के बारे में भी मैं यहाँ कुछ ना कुछ पता लगा ही लूँगा। जरूर मुझे यहाँ से उसके बारे में कुछ तो पता चलेगा। यहाँ करण गुलेरिया भी अपनी ही सोच में थे कि तभी उनके कानों में अब फिर से आवाज आती है, क्या खाओगे करण? अब इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, कुछ भी नहीं स्वाति, अभी तो बस आराम ही करूंगा। अब करण की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं अब तक स्वाति का गुरूर भी अब वहां पर आ जाता है और वहां पर आने के बाद अब ये एक अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। इन आवाजों को सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने गुफा से बाहर आ जाती है। तो सामने अपने गुरूर को देखकर अब वो उसके साथ आई कांटेक्ट करने लगती है ताकि जो गुरूर उसे बताने वाला था उन बातों को वो समझ सके। इधर स्वाति मल्होत्रा अब उस गुरूर के साथ अब आई कांटेक्ट करने के बाद अब वो यहाँ पर उससे कहती है, जाओ जाकर किंग से कहो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ और मेरे लिए अब उससे मिलना बहुत ही जरूरी हो गया है। स्वाति की इस बात पर अब वो गुरूर भी हाँ में अपनी पलकों को झपका देता है और अब वो कुछ ही देर में अपनी उड़ान भरने लगता है, क्योंकि स्वाति का मैसेज अब उसे किंग तक पहुंचाना था।
यहाँ स्वाति मल्होत्रा कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आने वाले किसी नए तूफान का एहसास हो रहा है। बस सब कुछ ठीक हो, इस समय कुछ भी गलत ना हो। एक तरफ जहाँ स्वाति को भी आशंका हो रही थी तो दूसरी तरफ अभी इंडिया में दिल्ली में नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी का रोहित की बाहों में ही सो रही थी। तभी उसके कानों में अब नीचे हॉल से कुछ आवाजें आ रही थी। इन आवाजों को सुनते ही जब उसकी आंखें खुली तो उसे यहाँ पर बड़ा ही अजीब लगता है कि ये शोर कैसा, और वो भी इतनी सुबह सुबह। इन आवाज़ों को सुनने के बाद अनिका भी यहाँ पर रोहित को जगाने लगती है कि मिस्टर मारवा उठिए मिस्टर मारवा, देखिए नीचे से कैसा शोर आ रहा है। या अनिका की आवाज़ से अब रोहित की जब आंखें खुली तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब अनिका को अपने और भी करीब खींच लेता है और अनिका को खींचकर अब उसके गालों पर एक किस कर देता है। या अनिका भी अब खुद को रोहित की बाहों से आज़ाद कराते हुए कहती है, मिस्टर मारवा क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं आपको उठा रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। देखिए ना जाकर नीचे क्या हुआ है। मिस्टर मारवा, क्या आपको ये आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं? आप तो फिर भी कितने मज़े से सो रहे हैं। उठिए अब जल्दी से और देखिए नीचे जाकर। ये कहते हुए ही अनिका अब उठकर जल्दी से बैठ जाती है तो वहीं रोहित भी अब अपनी आंखों को मसलते हुए उठता है और अब वो कहता है, कौन सी आवाज़ें अनिका? अब यहाँ पर रोहित अब ध्यान से सुनता है तो अब उसे भी अपने कमरे में आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसलिए वो जल्दी से वो दोनों अब अपने रूम के दरवाजे को खोलकर अब बाहर जाने लगते हैं। तो वहीं वो दोनों अब जैसे ही सबसे पहले रेलिंग के पास आते हैं तो वो जैसे ही रेलिंग के पास खड़े होकर नीचे देखते हैं तो यहाँ पर नताशा अब गुस्से से हंसराज मारवा और पंकज मारवा को ही देख रही थी, मानो वो उन दोनों को अभी के अभी सबक सिखाएगी। तो वहीं यहाँ पर अब आयुष कुछ बोलने ही वाला था कि तभी नताशा ने अभी एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। ये थप्पड़ इतनी जोर से था कि इसकी पूरी की पूरी गूंज यहाँ पर मारवा हाउस के हॉल में गूंज रही थी। अब ऊपर से रोहित और अनिका ये सब नज़ारा देख रहे थे। ये देखकर तो अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा जल्दी कीजिए, इससे पहले कि बहुत ही गड़बड़ हो जाए जिसे फिर हम दोनों भी संभाल ना पाए। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी कहता है, हाँ चलो, ये तो सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ अनिका और रोहित दोनों ही अब भागते हुए एलिवेटर के पास जाते हैं और अब वो ग्राउंड फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं। और इधर यहाँ नीचे हॉल में अभी धनंजय पीरामल तो बस आयशा का ये रूप देखकर उन्हें तो एक शौक सा लगा हुआ था। धनंजय को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें 440 वोल्ट का कोई शौक झटका लगा हो, करंट लगा हो। या अब सुहासिनी मारवा जो कि ये सब देख रही थी, वो अब आयशा को ये सब करता हुआ देखकर अब सुहासिनी मारवा अपने गुस्से में कहती है, बस करो आयशा, क्यों मार रही हो तुम? अरे मेरे बेटों को क्यों मार रही है? क्या तुम्हारे यही संस्कार है? क्या तुमने यही सब सीखा हुआ है? अरे हो क्या गया है तुम्हें? सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही तो अब नताशा अब सुहासिनी मारवा की तरफ भी गुस्से में देखती और अब वो सुहासिनी मारवा के पास जाकर अब उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, आप तो हमारे संस्कार की बात करना ही मत। अरे हमारी माँ ने हमें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। वैसे अगर आपको उंगली उठानी ही है तो उंगली तो आपके बेटों के संस्कारों पर उठनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने अपने बेटों को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। वैसे इतना घमंड किस बात का है आपको? हाँ मैं देखो लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं। ये कहते हुए ही नताशा अब अपनी एक उंगली को हंसराज मारवा और पंकज मारवा की तरफ करते हुए कहती है, अपने इन दोनों ही नालायकों को समझा लीजिएगा। दोबारा अगर ये दोनों मेरे सामने आए ना तो इन्हें इस घर से निकाल दूंगी और अब की बार इनकी ऐसी हालत करूंगी कि ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। अब आयशा ने ये बात बड़े ही गुस्से से कही थी और ये सुनते ही तो पंकज मारवा कहते हैं, किस हक से कह रही हैं आप ये? हाँ आप कैसे हमें इस घर से निकाल सकती हैं? पंकज मारवा की ये बात सुनते ही अब नताशा उसे फिर से घूर कर देखती और देखते हुए कहती है, इस घर की मालकिन होने के नाते मैं इस घर की मालकिन हूँ और मुझे पूरा का पूरा हक है कि मैं इस घर में किसे रखना चाहूँ और किसे नहीं। तुम शायद भूल गए हो, मेरा बेटा इस परिवार का हेड है और मैं उसकी माँ।
तो इसलिए मेरा इस परिवार पर पूरा का पूरा हक है। यहाँ अब तक रोहित और अनिका भी अब तक नीचे पहुँच जाते हैं। यहाँ आने के बाद अब रोहित कहता है, माँ क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है, संभालिए अपने आप को, ये इस तरह से अचानक ये सब क्यों कर रही हैं। अब रोहित की ये बात सुनते ही, इससे पहले कि नताशा कुछ भी कहती, तब अब देविका बीच में आती है, क्योंकि अब देविका समझ गई थी कि अब रोहित आ गया है तो वो अब उसे कुछ नहीं होने देगा। इसलिए अब देविका बीच में कुछ कहती है, मैं बताती हूँ तुम्हारी माँ ने क्या गुल खिलाए हैं।